ये बात है जनरल अयूब खान के दौर की। अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, उनको मैसेज भेजा थे और कोई ना कोई कश्मीर के मसले का हल निकल आता। नई क़यादत मज़ाकरात करेगी और कश्मीर के मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। मियां नवाज शरीफ के दरमियान कुछ मज़ाकरात हुए और बाजवा डॉक्ट्राइन सामने आ गई। सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, मैंने एक पहले वीलॉग में आपसे एक वादा किया था कि जिन जिन लोगों ने कश्मीरियों की तहरीक में छुरा घोंपा उसके बारे में मैं आपको तफसीलन आगाह करूंगा। तो आज के इस वीलॉग में मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि किस किस मकाम पर और किस किस ने कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुंचाया और कश्मीर के मसले को हल होने के रास्ते में जो है रुकावटें खड़ी की। तो आप ज़रा सबसे पहले आप चले जाएं। ये बात है जनरल अयूब खान के दौर की, जब चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो रही थी और उस वक्त चाइना ने ये मैसेज भेजा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, उनको मैसेज भेजा कि पाकिस्तान के लिए बहुत नादर मौका है कि हिंदुस्तान की सारी अफवाज चाइना के साथ अंगेज हैं और इस वक्त पाकिस्तान इकदाम करके कश्मीर को ले ले। और उस वक्त जाके अयूब खान से बात की गई और अयूब खान को जब उन्होंने कंसल्ट किया किसी और पावर से, तो उनको कहा गया कि नहीं, आप ये इकदाम ना करें, कश्मीर हम आपको ले देंगे। तो ये उस वक्त जो है सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की तहरीक में, कश्मीरियों की आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ा जो है जुर्म जो है वो किया गया, वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की तरफ से हुआ। फिर उससे दूसरा जो बड़ा जुर्म ये हुआ कि आपने जिब्राल्टर शुरू किया और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर 1971 में जब आपको शिकस्त हो गई तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान जो है इंडिया से जंग नहीं जीत सकता रवायती तौर पर। जब तक हमारे पास कन्वेंशनल हथियार हैं, हम इंडिया की बड़ी फ़ौज से, बड़े मुल्क से नहीं लड़ सकते। लिहाजा हमारे पास जो है जब तक न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगी, हम इंडिया के साथ बराबरी की सतह पर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने न्यूक्लियर्स की बुनियाद रखी और जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, तो अगर भुट्टो ज़िंदा रहते तो जाहिर है कि वो हिंदुस्तान से आंखों में आंखें डालकर बात करते और कोई ना कोई कश्मीर के मसले का हल निकल आता। लेकिन भुट्टो को वक्त से पहले जो है वो रास्ते से हटा दिया गया और फिर उसके बाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक जो है वो शुरू की गई। और हालांकि कश्मीर के अंदर उस वक्त लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल आना चाहते थे, हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते थे और कुछ पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, कुछ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तान के साथ लोग ज़्यादा नाखुश नहीं थे, चूँकि फ़ाइनेंशियली वो मुस्तहकम थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी, मेडिकल कॉलेजेस बन चुके थे, लोग खुशहाल थे। लेकिन इसके बावजूद दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर और मुसलमान होने की बुनियाद पर पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे। लेकिन जब ये तहरीक शुरू की गई और उस तहरीक के नतीजे में कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो उन्होंने जानों का नजराना दिया। हज़ारों की तादाद में हमारी माओ बहनों को रेप किया गया, नौजवान बच्चों को जो है वो पैलेट गन के ज़रिए अंधा किया गया और फेक काउंटर अटैक्स में उनको शहीद किया गया। ये हमने जो है एक प्राइस पे की आज़ादी के लिए और उस तहरीक के लिए कि जो तहरीक शुरू करवाई गई कश्मीरियों से कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब मदद करने का वक्त आया तो आप पीछे हट गए और कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम हो गई और पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो जो ऑक्सफोर्ड की और हार्वर्ड की पढ़ी हुई थी, जो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव रखती थी, जमहूरियत पर, आज़ादी पर और अमन पर यकीन रखती थी। और उसी वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी जो एक ऐसा लीडर आया, राजीव गांधी, जो बड़ा प्रैग्मेटिक सोच रखता था, बाहर का पढ़ा लिखा था, ओपन माइंडेड था और उसने पाकिस्तान का विज़िट किया। और अब तवक्कुआत थी लोगों को कि ये दोनों पढ़े लिखे नई क़यादत मज़ाकरात करेगी और कश्मीर के मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा।
लेकिन आपके सामने इधर मोहतरमा की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, उधर राजीव गांधी को ख़त्म कर दिया गया। और फिर जब राजीव गांधी ने जिस रोज़ विज़िट किया पाकिस्तान का, उस रोज़ कश्मीर के जो साइन बोर्ड थे वो उतार दिए गए और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया। उतारे ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उतरवाए ताकि हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर सकें। और फिर हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि एतजाज़ अहसन ने कोई सिखों की जो लिस्टें हैं वो जाके हिंदुस्तानी हुकूमत को दी हैं, हालांकि वज़ीर दाखिला के पास ऐसी कोई लिस्टें नहीं होती और ना ही उस बेचारे की एक्सेस होती है कि आपके जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं उनके पास कौन सी लिस्टें हैं और वो क्या कर रहे हैं और उनके क्या प्लान्स हैं, ये तो सिविल हुकूमत को पता भी नहीं होता। तो वो मौका हमने ज़ाया कर दिया। फिर उसके बाद देखें कि वो मौका आया जब अटल बिहारी वाजपेयी खुद चल के वो आया, लाहौर आया, बस के ज़रिए आया और उसके और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए ताकि इस मसले को हल किया जाए। और यही वाजपेयी ने भी कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद फिर फ़ौरन जो है वो कारगिल का वाक़या हो गया और कारगिल के वाक़े ने वो जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे उनको ख़त्म कर दिया और फिर हम ग्राउंड ज़ीरो पर आ गए। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी अफवाज के बारे में दुनिया भर में ये कहा जाने लगा कि ये एक रोग आर्मी है और हिंदुस्तान ने बड़े बड़े इश्तारात भी छपवाए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज ने भी एक ऐसा काम किया था जो अपनी सिविल हुकूमत को कंसल्ट किए बगैर किया था और उसका नतीजा आपके सामने क्या निकला। फिर एक वक्त आया कि जब लोगों को ये उम्मीदें पैदा हो गई कि शायद अब कुछ हालात बेहतर हों। तो बेनज़ीर भुट्टो बाहर से गई, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, तो वो हालात को चाहती थी कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं और इस मसले का पीसफुल हल निकाला जाए और हिंदुस्तान को कन्विंस किया जाए कि कश्मीर को जो है छोड़ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी अगर दोनों मुल्क इस पर राज़ी हो जाएं तो वो भी ज़हनी तौर पर तैयार थी कि कश्मीर पाकिस्तान से दस्तबरदार हो जाए, हिंदुस्तान भी दस्तबरदार हो जाए, एक आज़ाद पाकिस्तान बन जाए। मेरी उनसे गुफ्तगू बड़ी डिटेल से हुई, लेकिन वो खुल के ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। फिर उसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जो 2019 में जब मोदी ने कश्मीर के ऊपर यलगार की तो पूरी दुनिया के अंदर जो है कश्मीरियों के लिए एक एहसास हमदर्दी पैदा हुआ। कश्मीर पर बात की जाने लगी और सारी दुनिया कश्मीर को सपोर्ट करने लगी। लेकिन उस वक्त भी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट ने जाके कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा और बाजवा डॉक्ट्राइन सामने आ गई और बाजवा साहब ने बगैर किसी से मशवरा किए उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया। उनको तोपों की सलामी मिली, उनको एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन उन्होंने इसके बदले में कश्मीर दे दिया और उस वक्त कोई खुल के कह नहीं सकता था। अब तो ये बातें आ गई हैं सामने कि वो मोदी को भी बुलाना चाहते थे और सिविल हुकूमत को पता नहीं था। और ये भी एक वजह थी इमरान खान से ताल्लुकात की ख़राबी की कि वो फॉरेन पॉलिसी भी खुद चला रहे थे और यही वजह थी कि बाहर जो डिप्लोमेट थे वो कुछ एक्टिव नहीं थे चूँकि उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। प्रैक्टिकली जब हुकूमत बनती है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जो सफारत वजारत ख़ारजा है वो GHQ के कहने पे चलती है, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती है और इस्टेब्लिशमेंट में जो फैसले किए जाते हैं वो मखसूस लोग मखसूस एंगलिंग से, मखसूस एजुकेशन की बुनियाद पर, मखसूस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, मखसूस सोच की बुनियाद पर, मखसूस मफादात की बुनियाद पर करते हैं। उनका कोई इतना जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ना कोई उनका एनालिसिस होता है, ना कोई फीडबैक होता है, ना उनकी स्टडी होती है और ना वो उन सारी चीज़ों को, उनके रिपरकशंस को पेश नज़र रखते हैं। तो ख्वाहिशात के सारे फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, ख्वाहिशात के सारे हुकूमतें चलाते हैं, हुकूमतें लाते हैं, बदलते हैं, जिनका नुकसान मुल्क को पहुंच रहा है और आइंदा भी पहुंचता रहेगा जब तक पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं होते। और हालात तभी बेहतर होंगे कि हर अदारा अपने डोमेन के अंदर काम करे। जब तक हर अदारा अपने डोमेन के अंदर काम नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली, कोई बेहतरी नहीं आने वाली। अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी भी लेकर आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी बदल सकता है, क्योंकि जब तक जो अदारे हैं उनके पास इतनी ताकत है कि वो इस तरह
बिहेव करते हैं कि वो सारे ताकत का मंबा वही है, तो फिर हालात नहीं बदलेंगे। इसके लिए सबको अपने डोमेन के अंदर रहना होगा। अगर नहीं रह सकते तो फिर आवाम को सामने आकर सबको फोर्स करना होगा कि वो अपने अपने डोमेन के अंदर रहें और डोमेन से बाहर निकलकर कोई रोल अदा ना करें। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी।